हाँ तो भैया, स्वागत है सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्लास को। अपना आज का टॉपिक है वैक्सीनेशन या टीकाकरण। और रिसेंट में कोविड के कारण अभी इसकी जानकारी होना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अपन समझते हैं। पहले इसको पूरा समझ लेते होता क्या है। वैक्सीनेशन को जानने के लिए पहले हम लोगों को एंटीजन एंटीबॉडी समझना जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन एंटीजन से। एंटीजन क्या है? तो यहाँ डिसीज़ के सेंस में बात हो रही। वैसे अगर देखा जाए तो हर वो चीज़ जो बॉडी के लिए अंदर जाके हार्मफुल हो, है ना, वो हर चीज़ क्या है? एंटीजन है। तो कोई भी सूक्ष्म जीव जो हानिकारक हो उसका हार्मफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप दही से भी बैक्टीरिया ले रहे हो लेकिन वो हार्मफुल नहीं, वो एंटीजन नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक कोरोना का वायरस है तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो वो क्या है? एंटीजन है। ठीक है, और जब ये एंटीजन अपने बॉडी में इंटर करता है, बॉडी के अंदर जब जाएगा तो ये ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड के अंदर जाके ये कांटेक्ट में आएगा अलग अलग सेल्स के, आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के, प्लेटलेट्स के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हर एक जीव को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। इस एंटीजन को, इस प्रतिजन को, इस सूक्ष्म जीव को भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी लेता है अपनी सेल्स को खा के। तो मान लो ये आरबीसी पे अटैक करेगा। जब ये आरबीसी पे अटैक करता है तो अपने ही बॉडी में, अपने ही ब्लड में होती है प्लाज्मा सेल्स भी, और यही प्लाज्मा सेल्स एक्टिव हो जाती है इसकी ये हरकत देखकर कि ये नुकसान पहुंचा रहा है। समझना, ये प्लाज्मा सेल चौकीदार है अपनी बॉडी का। और प्लाज्मा सेल जो है ये डिकोड करता है कि जो आया हुआ घुसपैठिया है ये एंटीजन, ये अच्छा है कि बुरा है। जैसे उसे पता लगता है ये नुकसान कर रहा है तो प्लाज्मा सेल्स इसको खत्म करने के लिए क्या बनाने, क्या प्रोड्यूस करने लगती है? एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी मतलब समझना कि रक्षा करने वाली कोशिकाएं। एंटीबॉडीज समझना बॉडीगार्ड है। और इनको आदेश देती है ये प्लाज्मा सेल कि जाओ और ढूंढ ढूंढ के इस एंटीजन को खत्म करो। इसका ये साइज है, ये शेप है, ये कलर है, ये वेपन्स लेके आया है, इसको खत्म कर दो, है ना। तो ये एंटीबॉडीज तैयार किसने की? प्लाज्मा सेल ने। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा सामने वाला? बीमारी पैदा करने वाला कारक क्या कहलाता? एंटीजन। ठीक है, रोगों से लड़ने वाली कोशिका क्या कहलाती? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाने का काम कौन करती है? प्लाज्मा सेल। एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित कौन करता है ना? तो प्रेरित करने का काम कौन करेगा? प्लाज्मा सेल्स। प्रेरित करने का काम करेगा एंटीजन। बना रही है प्लाज्मा सेल लेकिन प्रेरित कौन कर रहा है? एंटीजन। क्योंकि ना एंटीजन आता ना ये एक्टिव होती, है ना। तो प्रेरित तो किसने किया? एंटीजन। अब यही काम अपन कर रहे हैं वैक्सीनेशन में। अब चालू होता है असली खेल, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में अपन ने क्या किया कि बॉडी में से ब्लड लिया, इस ब्लड में से अपन ने क्या अलग कर लिया? एंटीजन। और इस एंटीजन को लेब में ले जाके इतना कमज़ोर बना दिया, इतना वीक कंडीशन में ले आए कि वो नुकसान ना पहुंचा सके। मतलब नुकसान करने की कोशिश तो करेगा लेकिन पहुंचा नहीं पाएगा। उसको अपन ने इंजेक्ट किया बॉडी के अंदर। अब इंजेक्ट करने के 3 तरीके, IV, IM, SC, इंट्रावेंस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। इंट्रावेंस मतलब कि शिरा में, इंट्रामस्कुलर मतलब मांसपेशियों के द्वारा, और सबक्यूटेनियस मतलब अंतः त्वची, त्वचा के नीचे। वैक्सीनेशन का तरीका हमेशा होता है या तो IM या तो होता है SC, या तो अंतः त्वची या फिर अंतः मांसपेशी, है ना। अभी जो कोरोना का जो वैक्सीन लग रहा है वो मांसपेशी में लग रहा है IM तरीके से, है ना। और जनरली आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पुट्ठों पे जो वैक्सीन लगता है वो IM है, लेकिन यहाँ जो वैक्सीन लगता है शिरा में वो IV है ना। और त्वचा के नीचे जो लगता है कि स्किन उठा करके नीचे जो इंजेक्शन देते हैं वो SC है। टीका हमेशा SC या IM तरीके से दिया जाता है। ठीक, टीकाकरण कब किया जाएगा? बीमारी के पहले या बीमारी के बाद? हम कोरोना होने का इंतजार करेंगे या पहले वैक्सीन लगवाते? बोले सर कोरोना से तो बचना है, पहले लगवाना है। तो बोले हमेशा बिफोर डिसीज, बीमारी के पहले। और कम से कम कितने दिन पहले? तो 15 दिन पहले, मिनिमम 15 डेज बैक। इससे पहले ही लगना चाहिए, नहीं तो पता चले बीमारी का रोगाणु आ गया है और आप उल्टा वैक्सीन लगा रहे हो। रोगाणु खुद तो मजबूत है, हथियार लेके आया, गोलियां चला रहा है, आपने वैक्सीन लगा दी, वैक्सीन के अंदर और सूक्ष्म जीव है कमजोर अवस्था में,
तो सामने से तो बेचारा शरीर लड़ ही रहा था, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी जैसे तैसे बना रही थी, और आपने और इंजेक्ट कर दिया एंटीजन, और सामने से गोलियां चल रही थी और आपने इंजेक्ट कर दिया, ये और फतरे मारने लगे, तो उल्टा ठीक होता हो तो मर जाएगा। तो याद रखना, हमेशा वैक्सीनेशन से सूक्ष्मजीव एंटीजन ही डालते हैं शरीर में कमजोर अवस्था में, प्रालंबन अवस्था में, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया वैक्सीनेशन भैया। अब वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी बनते हैं। फर्स्ट वैक्सीन, पहला वैक्सीन किसने बनाया था, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर, ये ध्यान रखना। और एडवर्ड जेनर साहब जो थे, इनने बनाया था चेचक का टीका, अपने ही बेटे के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था इनने। इनके गांव में चेचक या जिसको माता रोग कहते अपन वो फैला। इनने देखा गाय पालने वालों को ये बीमारी नहीं हुई, क्योंकि गाय की बॉडी में जो चेचक का वायरस था वो इंटर करता रहा थोड़ा थोड़ा गाय पालने वालों के, ग्वालों के शरीर में। तो उनकी बॉडी में पहले ही क्या बन चुकी थी, एंटीबॉडीज, है ना। तो जब सचमुच में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में वायरस आया तो वो इनको इफेक्ट नहीं कर पाया। इनके बॉडी में पहले ही क्या बन चुकी थी, इम्यूनिटी, जिसको अपन कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, है ना, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो वो पहले ही डेवलप हो चुकी थी उनके बॉडी में, क्योंकि एंटीजन उनको पहले ही सक्रिय कर चुका था प्लाज्मा सेल को। तो पहला वैक्सीन था चेचक का टीका, है ना। फिर इसके बाद में रेबीज का टीका, और रेबीज का टीका बनाया था किसने, लुईस पास्चर ने। ये बड़ा कंफ्यूज होता है ना, कि लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या किया था, तो इन्होंने पहला एंटीबायोटिक बनाया था, या कहें कि गलती से इनसे बन गया था। अपनी लैब में प्रयोग कर रहे थे प्रतिजैविक पर या एंटीबायोटिक। इनके पास अलग अलग फंगस थे, है ना, ग्रो किए हुए जार में। इनके हाथ से एक फंगस के जार में एक दूसरी प्रजाति का फंगस का टुकड़ा गिर गया, और इन्हें देखा कि अगले दिन वो फंगस, वो कवक जो था वो सूख चुका है। जिस जार में पहले से कवक थी, है ना, तो उस कवक ने इस नए टुकड़े को खत्म कर दिया, है ना। तो ये जो बना था पहला एंटीबायोटिक, इसको नाम दिया पेनिसिलिन। वो फपून थी पेनिसिलियम नोटेटम, जिसने पेनिसिलिन सिक्रीट किया। इनने पाया कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव में टेंडेंसी होती है कि दूसरे सूक्ष्म जीव को अपने क्षेत्र में नहीं पनपने देना चाहते। जैसे गाजर घास में देखते हैं अपन, है ना, उसको अपन एलिलोपैथी कहते हैं, जहाँ गाजर घास उगी रहती है वहाँ दूसरा पौधा नहीं उगने देती वो। तो वैसे ही सूक्ष्म जीव भी नहीं चाहते उनके बीच में कोई और आके कब्जा करे। तो वो पेनिसिलियम नोटेटम ने उस दूसरी फफूंद को मारने के लिए पेनिसिलिन नाम का जहर स्त्रावित किया। ये एक तरह से क्या है, टॉक्सिन है, जहर है ना। तो प्रश्न यही आता है कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक मूलतः क्या है, बेसिकली व्हाट इज एंटीबायोटिक बेसिकली, तो वो है टॉक्सिन, जहर है वो। हम उपयोग किस तरह कर रहे हैं, एज ए एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक की तरह, क्योंकि हमने सोचा कि अगर ये सूक्ष्मजीव मार रहा है क्यों ना कैप्सूल से हम खा लें। जब अपने शरीर में बैक्टीरिया वायरस आएंगे तो वही काम अंदर भी होगा, शरीर में बैक्टीरिया वायरस को मार देगा वो। बस वो सुरक्षित होना चाहिए, शरीर की दूसरी कोशिका को हानि ना पहुंचाए। तो हमने उनका पता लगा लिया जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं थे, और उनको हमने कहा एंटीबायोटिक। तो पहला था पेनिसिलिन, जो कि विकसित किया गया था किससे, कवक से। लेकिन इसके बाद जो अधिकांश प्रतिजैविक बने वो किससे बनाए गए हैं, जीवाणुओं से। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो रेबीज का टीका बनाया लुईस पास्चर साहब ने। ये वही पास्चर साहब है जिनने पास्चुराइजेशन का नियम दिया था, है ना, दूध को उबाल लेंगे तो वो खराब नहीं होगा, पास्चुरीकरण का नियम लुईस पास्चर ने, और यही इन्होंने ही रेबीज का टीका भी विकसित किया। लेकिन पहला टीका एडवर्ड जेनर ने बनाया था, जो चेचक का टीका था, ठीक। ये हुआ वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन के अलावा एक टर्म और है जिसको अपन ने कहा है एंटी सीरम। अब एंटी सीरम या इसी को कहते हैं प्रति सीरम। एंटी सीरम या प्रति सीरम के अंदर क्या होता है, तो बोले जैसे वैक्सीन की दवाई के अंदर क्या था, बोले एंटीजन था, सूक्ष्म जीव था, खुद प्रालंबन अवस्था में, कमजोर अवस्था में। वैसे प्रति सीरम में इसका अपोजिट है। पहले हमने ब्लड में से एंटीजन निकाल के और वैक्सीन बनाई थी, अब हम ब्लड में से क्या निकाल लेंगे, एंटीबॉडीज अलग कर लेंगे। उन एंटीबॉडीज को हमने जो है एक शीशी में भर लिया। ऐसा सरल तरीके से समझो तो ये है कि एक शीशी में एक एम्पूल्स के अंदर आपने क्या रख लिया, एम्पूल्स,
मतलब कांच की शीशियाँ, एयर टाइट स्ट्रक्चर, ग्लास स्ट्रक्चर एम्पुल्स कहलाता है। उसमें आपने क्या रख लिया, एंटीबॉडी रख ली, और इन एंटीबॉडीज़ को आपने फ्रिज कर दिया या स्टोर कर लिया। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसका इंजेक्शन देंगे। तो आप खुद सोचो कि बीमारी के पहले एंटीबॉडी का इंजेक्शन देंगे कि बीमारी के बाद? डेफिनेटली बीमारी के बाद, है ना। बीमारी के पहले तो ज़रूरत ही नहीं है ना बॉडी में। लेकिन कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अब बीमार हो गया है, बीमारी से वो लड़ नहीं पा रहा है ना, पर्याप्त जो है शरीर में एंटीबॉडी बन नहीं पा रही है, ठीक है। अब रोगाणु तो बढ़ता जा रहा है, वो मार देगा बॉडी को अगर टाइम पे नहीं ठीक हुआ, नहीं ट्रीटमेंट हुआ। तो बोले शरीर को लड़ने के लिए हम बाहर से एंटीबॉडी के इंजेक्शन दे दो, जो शरीर खुद नहीं बना पा रहा है वो अपन बाहर से दे दो, है ना, क्योंकि पर्याप्त बन नहीं रही शरीर में। तो उसी को अपन ने कहा एंटीबॉडी वाला इंजेक्शन क्या कहलाता है, एंटी सीरम या प्रति सीरम। अब एंटी सीरम हमेशा बीमारी होने के बाद, लेकिन कितना बाद, शुरुआती अवस्था में, मध्यम अवस्था में कि अंतिम अवस्था में? तो बोले भैया अभी रोगाणु आया ही है और शुरुआत में ही एंटीबॉडी अगर ज़्यादा आ गई शरीर के अंदर तो वो लड़ जाएगी, शरीर ठीक हो जाएगा। तो बोले शुरुआत में ही दे दो। तो स्टार्टिंग स्टेज या इनिशियल स्टेज, प्राइमरी स्टेज ऑफ डिसीज क्या इंजेक्ट करते हैं, एंटी सीरम। आई बात समझ में? तो हमेशा ये देते हैं आफ्टर डिसीज, बट प्राइमरी स्टेज। तो ये ध्यान रखना प्राइमरी स्टेज में। और हमेशा आप क्या चाहोगे कि जो आपने अच्छी कोशिकाएं पहुंचाई है, बॉडीगार्ड पहुंचाएं लड़ने वाले, वो धीरे धीरे जाएं शरीर में कि तेजी से जाएं? तो बोले साहब तुरंत जाना चाहिए, धीरे धीरे जाएंगे तब तक तो टेम बोल जाएगा शरीर। तो बोले इसलिए हमेशा तरीका होता है इसमें IV, तेजी से वेन्स में सीधे ब्लड के अंदर डाल दो तो कुछ सेकंड में बॉडी में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये हमेशा हुआ IV। जबकि आप टीके को धीरे धीरे पहुंचाएंगे, टीके के अंदर क्या है, सूक्ष्म जीव है। मान लो कोरोना का टीका है, कोरोना के टीके में क्या है, कोरोना का वायरस है। आप सीधे ब्लड में इंजेक्ट कर दोगे, पता चले बाहर से इन्फेक्शन लेके आया था, थोड़े बहुत वायरस तो थे ही, आपने और सुई घुसेड़ दी उसमें, तुरंत में सारे वायरस ही वायरस बॉडी के अंदर, नहीं होता हो तो बीमार होकर मर जाएगा वो। तो बोले हमेशा वैक्सीन लगाया जाता है उस तरीके से कि धीरे धीरे शरीर में जाए। मान लो शरीर में आपने स्किन के नीचे या इंट्रा मसल्स जो है डाल दिया वैक्सीन की दवाई, अब अंदर मान लो 50 जो है कमज़ोर किस्म के क्या पहुंच गए हैं, वायरस पहुंच गए, कोरोना के वायरस। बॉडी ने देखा कि भैया ये तो वायरस आ रहा है, प्लाज्मा सेल देखेगी यार ये वायरस को आइडेंटिफाई करो, ये तो गड़बड़ वाला मामला है, ये RBC के पास जा रहा है, ये तो खंजर निकाल रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन मार नहीं पा रहा है, ये लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, पर ये दौड़ तो रहा है पीछे पीछे अपनी RBC के। तो प्लाज्मा सेल जल्दी जल्दी क्या बनाएगी, उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी। आई बात समझ में? अब उसने 50 को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाई है। अब थोड़ी देर हुई, आधा घंटा हुआ कि फिर ब्लड के थ्रू स्किन के नीचे ब्लड का फ्लो बहुत धीरे रहता है, मसल्स में उससे ज़्यादा रहता है और सबसे ज़्यादा तो जो है वेन्स के अंदर रहता है। तो मसल्स और स्किन के नीचे अगर दवाई रखी है तो धीरे से और थोड़े बहुत वायरस आएंगे। फिर वापस से प्लाज्मा सेल देखेगी, अरे यार ये मान नहीं रहा है, वापस से आ गया, फिर और सारे बनाएंगी, फिर थोड़ी देर में, ऐसा अगले कुछ दिन तक होता रहेगा। तो शरीर लगातार, प्लाज्मा सेल लगातार क्या बनाते रहेगी, एंटीबॉडीज बनाते रहेगी। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसीलिए अपन कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या बीमारी के लक्षण आते हैं? बोले आते हैं, लेकिन कौन से वाले लक्षण, सामान्य लक्षण, ना कि विशिष्ट लक्षण। जैसे कोरोना का वैक्सीन लगा के ना हल्का फुल्का बुखार आएगा, लोग घबरा जा रहे, बुखार आ गया, हाय मेरे को तो कोरोना हो गया, अब तो गए अपन काम से। नहीं भैया, काम से नहीं जाओगे, कुछ नहीं होगा, 2-3 दिन आपको फीवर रहेगा हल्का फुल्का, ठीक हो जाओगे। ये प्रोसेस है शरीर के अंदर। इसका मतलब है कि काम कर गई वैक्सीन, अब बॉडी उससे लड़ने के लिए क्या बना रही है, एंटीबॉडीज बना रही है ना। तो वो होना जरूरी है, अच्छा है। प्राथमिक लक्षण आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फेफड़ों में पानी भर जाएगा और कोरोना हो ही गया। विशिष्ट लक्षण नहीं आते, सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं, है ना। कॉमन सिम्टम्स अपीयर होते हैं, नॉट स्पेसिफिक सिम्टम। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 चीज़ें हैं कंपैरेटिवली याद करना, वैक्सीनेशन, एंटी सीरम। वैक्सीनेशन ऑलवेज बिफोर डिसीज, बिफोर 15 डेज। एंटी सीरम ऑलवेज आफ्टर डिसीज बट इनिशियल स्टेज ऑफ डिसीज। वैक्सीनेशन ऑलवेज गिवन बाय IM और SC वे, और हमेशा एंटी सीरम देने का तरीका क्या है, IV। ठीक है, ये हुई 2 बातें। वैक्सीनेशन में क्या है भैया, कमजोर अवस्था में खुद सूक्ष्मजीव या एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन। लेकिन एंटी सीरम के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज। अब क्वेश्चन ये आता है तुम लोगों को, ये तो सारी बातें समझ में आ गई, यहाँ से जो क्वेश्चन है हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है ना। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया आपने जो है
टीका लगाया, वैक्सीनेशन किया, तो वैक्सीनेशन से मिलने वाली इम्यूनिटी प्रतिरक्षा कैसी होगी, सक्रिय होगी कि निष्क्रिय होगी। तो एक बात आप याद रखना, जब आपकी बॉडी की प्लाज्मा सेल खुद से एंटीबॉडी बनाए तो वो है सक्रिय, एक्टिव। लेकिन यदि रेडीमेड बने बनाए आ रहे हैं, आपके शरीर ने कोई मेहनत नहीं करी, तो वो होंगे पैसिव, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो टीके से मिलने वाली प्रतिरक्षा होती है सक्रिय या एक्टिव। आई बात समझ में? क्योंकि बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट किया आपने, टीके से एंटीजन, उस एंटीजन को देख के आपकी प्लाज्मा सेल ने खुद से बनाए हैं एंटीबॉडी, इसलिए क्या होगी वो एक्टिव इम्यूनिटी या सक्रिय प्रतिरक्षा। लेकिन यदि मैं कहूं कि एंटी सीरम से या एंटी सीरम के इंजेक्शन से आपके बॉडी को क्या मिल रही है, एंटीबॉडीज मिल रही है, तो वो एंटीबॉडीज कैसी होगी, वो प्रतिरक्षा कैसी होगी, सक्रिय कि निष्क्रिय? तो बोलेंगे साहब निष्क्रिय होगी, पैसिव होगी। इसके लिए शरीर ने कोई मेहनत नहीं करी, रेडीमेड मिल चुकी है ना। लेकिन यदि बोले कि एक बछड़े को गाय का दूध पिलाया गया या खीस पिलाई गई है, तो भैयू को उससे मिलने वाली इम्यूनिटी कैसी होगी? तो बोले भैयू के बॉडी ने खुद थोड़ी बनाई, मिल्क से रेडीमेड आ रही है, मतलब कैसी होगी, पैसिव। लेकिन क्या लैब में आपने बनाई है, या गाय ने क्या लैब में बैठ के बनाई? बोले नहीं, वो तो बॉडी में नेचुरली बन रही है, तो उसको कहेंगे अपन नेचुरल एंड पैसिव, या कहेंगे कि प्राकृतिक व निष्क्रिय। तो इस तरह से ये इतने क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये हुआ पूरा वैक्सीनेशन वाला पार्ट, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई हो, है ना, नहीं समझ में आई हो, खुजलाहट हो रही हो दिमाग में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। जब भी टाइम मिलेगा मैं देख करके उसका आंसर जरूर दूंगा, है ना। तो ये जो चीज़ें आपको बताइए एक्स्ट्रा में, रेबीज़ के बारे में थोड़ा सा और जान लो। अब रेबीज़ शब्द यहाँ आया, तो रेबीज़ जो है इसका वाहक होता है या इसका वेक्टर का काम कौन करता है? तो वेक्टर का काम करता है कुत्ता, बिल्ली और बंदर, ये तीनों इसके वेक्टर हैं। आपने केवल कुत्ता सुन रखा होगा, ठीक है। रेबीज क्या है? वायरस है। इस वायरस का जो अगर अपन कहें इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल मतलब वो समय काल कि शरीर में इंटर करने से लेकर रोग आने तक का समय। रोगाणु मान लो कोरोना शरीर के अंदर गया, ऐसा तो है नहीं कि आज मेरे अंदर घुसा और विस्फोट हो जाएगा रात में, है ना। अपन कहते हैं ना 14 दिन तक आइसोलेट करो, क्यों? बोले वो 14 दिन इसका आइसोलेशन पीरियड है, 14 दिन इसका वो टाइम है जिसमें प्रकट हो सकता है रोग, इंक्यूबेशन टाइम कहते हैं उसको। तो इंक्यूबेशन टाइम या फिर उद्भवन काल जो है, उद्भवन काल या इंक्यूबेशन टाइम, प्रकट उद्भवन मतलब उद्भव होना, प्रकट होना, तो प्रकट होने का समय उद्भवन काल रेबीज के लिए होता है 6 माह का, ठीक है। रेबीज बीमारी में हाइड्रोफोबिया होने लगता है, हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब पानी से डर होना, ये लक्षण है इसके, हाइड्रोफोबिया होना, ठीक है। और किस सिस्टम को प्रभावित करता है, किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है, शरीर पे कंट्रोल खोने लगता है ना। तो ये इसके सारे लक्षण हैं। और इसको पता लगाने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट, जैसे अपने कोरोना के लिए हो रहा है, तो इसको पता लगाने के लिए भी एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं फ्लूरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। फ्लूरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट किसका पता लगाने के लिए? रेबीज का पता लगाने के लिए किया जाता है ना। तो ये है भैया कुछ क्वेश्चन यहाँ से। तो आज इतना ही काफ़ी है। पिछली क्लास जो है वो जो YouTube है उस पर टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गई, इधर आ गई, डिलीट हो चुकी है, लेकिन काफ़ी लोगों ने देख लिया था, 200+ लोगों ने उसको व्यू कर लिया था। बाकी लोग जो हैं वो परेशान ना हो, बेसिक था, मैं वापस से उसको शूट करके बना दूंगा। आज लाइव नहीं है, घर में कुछ काम आ गया है, कुछ पर्सनल चीज़ें चल रही है, तो भाई 1-2 दिन जो है हो सकता है लाइव क्लास ना मिले आपको, तो परेशान ना होइएगा, है ना। ये रिकॉर्डेड था मेरे पास में, कल ही रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, तो इसको आज अपलोड कर रहा हूँ। इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। कल से अपन एंथ्रेक्स और दूसरी डिसीज से शुरू करेंगे। कल अपन एंथ्रेक्स और दूसरी डिसीज हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, केवल इन 2 बीमारियों पर बात करेंगे, इनसे आने वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे लाइव सेशन में, ठीक है। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा, पढ़ के आना। कुछ क्वेश्चन हो आप लोगों के क्वेश्चन कलेक्शन से तो वो क्वेश्चन करना, ठीक है। इसको पढ़ना, समझना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और गलत होते हैं क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते लोगों के, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल, है ना, डिसीज़ के साथ में, दूसरी डिसीज़ के साथ में,
ठीक है भैया, सुनने के लिए थैंक यू सभी लोगों को, मिलते हैं।